my dear students, welcome. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. कैसे हो सब लोग? Yes, कल हमारा जो है पहला चैप्टर था जो 12th स्टैंडर्ड का हमने स्टार्ट किया था. आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड के दूसरे चैप्टर पे हैं जो कि जूलॉजी का चैप्टर है. कल हमने जो है फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर पूरा कंप्लीट किया था. आई होप सबने वो देख लिया होगा. जिसने मिस आउट किया है प्लीज जाकर वो कंप्लीट कर लेना. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है. यस, उसके कंपैरिजन में ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ा छोटा चैप्टर है बट बहुत मजेदार चैप्टर है. क्योंकि इंटरेस्ट भी आता है ना हमारे ही बॉडी के बारे में है, राइट. एंड ऑब्वियसली ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में तो हम मतलब बचपन से वेट कर रहे थे इस चैप्टर का, राइट. स्पेशली गाइज, सो आई होप एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड एंड रेडी फॉर दिस चैप्टर. देखो, जो बच्चा नया आया है, लेट मी टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स आर यू गोना गेट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. पहले तो हम लोग रोज एक चैप्टर कर रहे हैं. तो ये आपका 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है. तो आप बोर्ड्स के बच्चे हो या फिर नीट के बच्चे हो, आपका प्रिपरेशन एनसीईआरटी की एक लाइन कवर होगी. यहाँ पर जो आपको हैंड रिटन नोट्स जो मिल रहे हैं, जो मैं आप लोग को पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ. तो टेलीग्राम चैनल को जरूर जल्दी से जाके कनेक्ट कर लो. वहां पर आपको डाउट भी पूछना है, आप डाउट भी पूछ सकते हो. मुझसे भी कुछ पूछना है, मुझसे भी पूछ सकते हो. कुछ भी न्यूज रिलेटेड, कुछ भी नीट रिलेटेड अपडेट भी आता है, कुछ भी रहता है तो मैं उस पर अपडेट कर देती हूँ, राइट. तो इट विल हेल्प यू गाइज टू कनेक्ट बेटर विथ मी. यस, अपार्ट फ्रॉम दैट आप पीडीएफ डायरेक्टली वहां से टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है. अब ये सारे पीडीएफ जो हैं, आई नो बहुत जगह बहुत सारे पीडीएफ मिलते हैं बट दिस पीडीएफ मैंने खुद से बनाया है. और यहाँ पर जो है एक शब्द का ध्यान दिया गया है कि नीट के एनसीईआरटी जो सिलेबस है हमारी, यस, जैसे नीट बोलता है ना कि भाई एनसीईआरटी को मान लो एकदम, यस, कि ये वन एंड ओनली बुक है जो आपने पढ़ना है. तो वो बुक को बहुत ही रिस्पेक्ट देते हुए, उसके एक वर्ड को रिस्पेक्ट देते हुए मैंने ये नोट्स बनाए हैं. तो दिस नोट्स इज एज लाइक इट इज इक्वली गुड एज रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स. यस, तो बट ऐसा नहीं है टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना है, बट ये नोट्स आपको जो है हेल्प करेगा कि ये 12 16 पेज के जो चैप्टर्स हैं उसको मैंने आपको 2 पेज में, 1.5 पेज में ऐसे कंसाइज करके दिया है ताकि आपका रिविजन स्पीड जो है बढ़ जाए, ठीक है. यस, चलिए शुरू करते हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो ये चैप्टर भी हमने जो है खत्म कर दिया 2 पेज के अंदर, ठीक है. ऑलमोस्ट 1.5 पेज, यस, 1.5 पेज में हमने जो है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. तो आई होप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे ये पढ़ने के लिए, है ना. यस, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जैसे हम बात करें तो जैसे फ्लावर्स में हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, वैसे ह्यूमंस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, राइट. हमने सेल डिवीजन में पढ़ लिया है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर किसी को करना है और अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो बट ऑब्वियस सी बात है उसको मियोसिस करना पड़ेगा पहले, है ना. उसको गैमेटोजेनेसिस करना पड़ेगा, गैमेट्स बनाना पड़ेगा जो फ्यूज करके प्लॉइडी को मेंटेन कर सके. ये सारी चीजें हमने समझी हैं सेल के चैप्टर में. देखो 11th स्टैंडर्ड की पूरी प्लेलिस्ट हमारे पास रेडी है. अगर तुम लोग ने मिस आउट कर दिया है, कोई नया बच्चा आया है जिसको कोई आइडिया नहीं था, आज पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए हो, पता ही नहीं था प्लेटफॉर्म के बारे में, तो देखो आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बट दिस इज द न्यू प्लेटफॉर्म व्हिच आई क्रिएटेड ऑफ माय ओन जस्ट टू हेल्प यू गाइज फॉर फ्री, जहां पर मैं सारे कंटेंट बहुत ऑथेंटिकली बना के आप लोग को प्रोवाइड करा रही हूँ. यस, 21st ऑफ फरवरी तक मैं आप लोग को पूरा डेटा दे दूंगी. सारे वन शॉट्स आपके पास प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगी 11th का 12th का. तो आई एम नॉट अ न्यू एजुकेटर, आई हैव बीन टीचिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म बट ये मेरा खुद का मैंने प्लेटफॉर्म, नॉट अ प्लेटफॉर्म आई वुड से बट अ चैनल जस्ट टू गेट कनेक्टेड विथ यू गाइस ऑन अ पर्सनल नोट, ओके, क्रिएट किया है. तो यहाँ पर अभी हमें 1 महीना भी नहीं हुआ ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करके और हमने ऑलरेडी मैंने तुम लोग को 11th स्टैंडर्ड के सारे हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ सारे वन शॉट्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं. तो कोई नया है तो हिचकिचाना नहीं, न्यू प्लेटफॉर्म है. इट विल ऑब्वियसली तुम लोग को मतलब डाउट आ सकता है, इसीलिए मैंने बता दिया सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ. सो यू कैन गेट कनेक्टेड विथ मी बिकॉज 21st तक एवरी सिंगल डे हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है. चलिए, आज तो है दिन हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ओके. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कैसा होता है, देखो ऑब्वियसली बात है 2 अलग अलग सेक्सेस होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा. अब एक मेल एक फीमेल है, वो गैमेट्स बनाएंगे, तो एक मेल गैमेट होगा एक फीमेल गैमेट होगा. हमारे केस में स्पर्म है, ओवम है, राइट. फिर इनका मिलाप होगा, यानी कि अब ये क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे. फर्टिलाइजेशन होने के बाद, अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जैसे प्लांट्स में पॉलिनेशन हो रहा था वैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा इंसेमिनेशन के थ्रू, यानी कि फीमेल गैमेट बॉडी के
अंदर ही रहेगी फीमेल के, मेल गैमेट जो है मेल बॉडी को छोड़कर फीमेल ट्रैक में एंट्री मारेगा, जिसको कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन करने के बाद ही आपका जो है फर्टिलाइजेशन होगा, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलेगा और फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, ये सब लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है हमने कि अब जो है जाइगोट बन जाएगा, राइट। ये जाइगोट जो है 2n होगा, यानी कि अपनी प्लॉइडी जो है मेंटेन हो गई। अब 2n का जाइगोट बन गया, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये करेगा ढेर सारा डिवीजन करने के बाद क्या होगा, यस क्लीवेज, मतलब बेसिकली डिवीजन इन द सेंस क्लीवेज करेगा, वो अपने अंदर ही डिवाइड करके 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करते रहेगा डिवाइड, राइट। फिर वो जो है जाकर आपके वूम में बैठ जाएगा, इम्प्लांटेशन जिसको कहते हैं, जहां पर प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी कि हाँ भाई द फीमेल इज प्रेग्नेंट। नाउ व्हेन द फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट, अब वो एम्ब्रियो डेवलप करेगा, ग्रो करेगा बॉडी के अंदर बराबर। तो वो सारी चीजें हो रही हैं कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रो हो रहा है। 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमंस के केस में, तो 9 महीने तक वो आराम से ग्रो करेगा, और जैसे ही ग्रो हो जाएगा वैसे ही हमारे बॉडी को सिग्नल मिल जाती है कि भाई बच्चा ग्रो हो गया है, अब उसका क्या करना है, डिलीवरी करना है, और फिर पार्चुरेशन हो जाता है, यानी कि चाइल्ड बर्थ हो जाता है। उसके बाद लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि वो चाइल्ड बर्थ होने के बाद यस उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या क्या इंपॉर्टेंट है देना, तो यानी कि राइट फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टिल दी बच्चे का डिलीवरी एंड लैक्टेशन, यस वहां तक ये पूरा चैप्टर आपका कंसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। तो मैंने बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया है, यहाँ पर आपको समझ जाएगा बहुत इजीली। यस यहाँ पर देखो, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर का क्या रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या काम है, तो देखो हमने हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है कि यहाँ पर जो यूरेथ्रा होता है, यस जो यूरेथ्रा होता है इन केस ऑफ मेल्स, यस वो जो है कॉमन होता है फॉर सीमेन एज वेल एज फॉर यूरिन। ये चीज हमने एक्सक्रीटरी चैप्टर में भी कवर किया था, राइट। तो ये जो पार्ट है, दिस इज द पीनस विच इज द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। उसका जो टिप होता है वो थोड़ा एक्सपांडेड हेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं ग्लैंस पीनस, वी कॉल इट एज ग्लैंस पीनस। इसके यहाँ पर जो है ये पार्शियली कवर्ड होता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन से, जिसको हम कहते हैं प्रेप्यूज या फिर फोर स्किन, जो कि रिट्रैक्टेबल होता है, यानी आप उसको पीछे मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका यूरेथ्रा है। ठीक है, ये यूरेथ्रा। अब यहाँ पर देखो, ये स्क्रोटम है, ये भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आता है, बॉडी के बाहर होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिकल्स, राइट, 2 टेस्टिस हैं। ओके, अब ये जो है टेस्टिकल्स, ये आपका एपिडिडमिस है, उसका स्ट्रक्चर, यानी कि एक्सेसरी कुछ डक्ट्स होते हैं जैसे एपिडिडाइमिस है। फिर ये वास डेफरेंस निकलेगा। ठीक है, अब ये वास डेफरेंस यूरेटर से लूप करके ऊपर जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा। फिर आपके कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, इधर प्रेजेंट है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है आपका सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड भी 2 होते हैं, एक इस साइड है आपको दिख नहीं रहा है, एक इधर है। ठीक है, यस यहाँ पर एक ही प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, 2 नहीं होता, एक ही होता है। और ये देखो, ये ग्रीन ग्रीन कलर का जो है 2 वो है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड विच इज आल्सो कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, यस अब ये आपका यूरेथ्रा निकला, गॉट इट। यहाँ पर समाइनल वेसिकल और वास डेफरेंस जब मिलता है तो ये छोटू सा जो डक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, इजैकुलेटरी डक्ट छोटू सा होता है, कनेक्ट कर रहा है बेसिकली समाइनल वेसिकल और आपके वास डेफरेंस को। तो ये डायग्राम तो एकदम क्लियर है। यस, चलो अब पढ़ते हैं थोड़ा इंफॉर्मेशन। सो टेस्टिस, स्टार्टिंग विद द टेस्टिस। टेस्टिस क्या है बेटा, टेस्टिस का लेंथ क्या है, 4 to 5 सेंटीमीटर का लेंथ है, 2 to 3 सेंटीमीटर का विड्थ है। यस, बॉडी के बाहर रहता है, स्क्रोटम के अंदर रहता है। स्क्रोटम क्या है, लूज पिगमेंटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेल्प करता है टेम्परेचर को लो रखने में, यानी कि आपके स्क्रोटम को थोड़ा बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ठंडा रखने की कोशिश करता है। ठीक है, जो कि आपके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो ये डायग्राम पे बात करते हैं। आ जाइए, ये डायग्राम पे जरा गौर फरमाइए। ये आपका टेस्टिस है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये इस तरीके से जो है लोब्स में प्रेजेंट होता है, विच इज कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, राइट। ये टेस्टिकुलर के अंदर जो है प्रेजेंट होता है, हर लोब्यूल के अंदर, हर लोब्यूल कंपार्टमेंट के अंदर कितने कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हर कंपार्टमेंट के अंदर आपको 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल
ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या होता है, यहाँ पर स्पर्म बनता है, यानी कि जैसे मदर सेल्स होते हैं, हमने उसमें पढ़ा था प्लांट्स में, तो अभी आपको याद होगा ना, फ्रेश इसलिए मैं उसका एग्जांपल दे रही हूँ। तो जैसे वहां पर जो है प्लांट सेल्स थे, वैसे यहाँ सॉरी मदर सेल्स थे, वैसे यहाँ पे भी मदर सेल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है जर्म सेल्स हैं, यस, दीज जर्म सेल्स प्रोड्यूस योर स्पर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। अब फिर यहाँ से निकलता है ये, और यहाँ पर बनता है नेटवर्क ऑफ टिश्यू विच इज कॉल्ड एज रेटेटेस्टिस। फिर रेटेटेस्टिस से ये टेस्टिकल से बाहर निकलता है एपिडिडाइमिस से कनेक्ट करने के लिए, विच इज द डक्ट इज कॉल्ड एज योर वास एफ्रेंशिया। वास एफ्रेंशिया से ये एपिडिडाइमिस में पहुंच गया, ठीक है। ये एपिडिडाइमिस में पहुंच गया, ये उसका हेड हो गया, ये उसका बॉडी हो गया, ये उसका टेल हो गया। हेड को बोलेंगे कैप, कैप्यूट है, कैप किधर पहनते हैं? हेड पे ना, कैप्यूट हो गया, ये बॉडी कॉर्पस हो गया, और ये टेल हो गया कॉडा, ठीक है, यस। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, लेयरिंग भी बताई गई है मैंने। ट्यूनिका वजाइनालिस जो लेयर है, ये उसको प्रोटेक्ट करता है आपके टेस्टिकल्स को, ठीक है। वैसे वो एनसीईआरटी में वो पॉइंट मेंशन नहीं है, बट मैंने बता दिया है ना, सब पता रहना चाहिए। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? यस, ईच टेस्टिस के पास है 250 कंपार्टमेंट, जिसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, है ना, यस। और ईच लोब्यूल हैज 1 to 2 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड होता है मेल जर्म सेल से, जो कि कहलाता है स्पर्मेटोगोनिया। यस, याद आया, गोनिया, इवन प्लांट्स में भी वैसा ही था मदर सेल का नाम, राइट। और फिर ये करने लगते हैं मियोसिस। क्यों भाई? रिडक्शन डिवीजन क्यों करेंगे? क्योंकि गैमेट्स हैप्लॉइड बनाने हैं, तो रिडक्शन डिवीजन करना पड़ेगा। फिर ये करेगा स्पर्म फॉर्मेशन। फिर इसके अलावा टेस्टिकल्स के मतलब जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसमें जो जर्म सेल्स हैं, उसके अलावा यहीं पर प्रेजेंट होते हैं सर्टोली सेल्स। यस, सर्टोली सेल्स आर नथिंग बट नर्सिंग सेल्स। जैसे वहां पर टपेटम था ना, नर्सिंग कर रहा था, वैसे यहाँ पर सर्टोली सेल्स हैं, जो कि नर्स सेल्स हैं, न्यूट्रिशन देते हैं आपके जर्म सेल्स को, ठीक है, ग्रो करने में न्यूट्रिशन देता है। रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसको कहा जाता है लेडिक सेल्स। यानी कि आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा जो स्पेस है, बाहर जो स्पेस है, खाली स्पेस है, उसमें सेल्स प्रेजेंट है, जिसको लेडिक सेल्स कहते हैं। ये लेडिक सेल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हार्मोन्स जैसे ही सिग्नल मिलता है, हमने हार्मोनल चैप्टर में पढ़ा था, जैसे ही सिग्नल मिलता है हाइपोथैलेमस से, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भेजो, और फिर जो आपका पिट्यूटरी है वो भेजता है LH एंड FSH। अब ये LH जो है काम करता है आपके लेडिक सेल्स पे, LH है एल्फ पे काम करेगा, लेडिक सेल्स पर काम करता है, और एंड्रोजन सिक्रीट करवाता है, मेजरली कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और वो किस में हेल्प करेगा? ऑब्वियसली स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कुछ एक्सेसरी डक्ट्स की। यस, तो यहीं पर हमने बड़ा एक्सेसरी डक्ट्स, यानी कि मेन उसको छोड़ के कुछ डक्ट्स होते हैं, जैसे रेटेटेस्टिस जो सिर्फ कैरी कर रहा है, बन नहीं रहा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जर्म सेल है, यही बना रहा है, तो ये एक्सेसरी डक्ट में नहीं आएगा। कौन कौन सा है यहाँ पर जो है एक्सेसरी डक्ट्स में? आ जाएगा रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंशिया, जो कि यूरिन को यूरिन बोल रही हूँ, जो कि आपके स्पर्म को कैरी करने का काम कर रहा है। समझ में आया? यस, चलो फिर हम देखते हैं फ्लो ऑफ, अच्छा इधर यूरिन लिखा है इसलिए मेरे मुंह से यूरिन निकल गया, रुको यहाँ पे कैंसिल करने दो, थोड़ा करेक्शन करने दो। यस, यहाँ पर होना चाहिए फ्लो ऑफ स्पर्म, कि ये स्पर्म किधर किधर कैसे फ्लो होता है। तो स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है, आपके बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, तो ध्यान देना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से चालू होता है, जो कि आपके टेस्टिस के लोब्यूल्स में है, फिर ये रेटेटेस्टिस पे जाता है, फिर ये वास एफ्रेंशिया से होते हुए एपिडिडाइमिस के हेड, फिर बॉडी, फिर टेल में जाता है, फिर ये वास डेफरेंस में निकलता है। अब वास डेफरेंस उसको लेके जाता है पहले इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू, यानी कि समाइनल फ्लूइड के भी जो भी सिक्रीशंस होंगे वो उसके अंदर आ जाएंगे। यस, और फिर यूरेथ्रा में जाके यूरेथ्रल मीटस से बॉडी के बाहर निकलता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, ठीक है, चलो
एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या था, अभी हमने ये वाले डायग्राम में पढ़ा था, है ना। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या था, तो क्या क्या था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में, पीनस है विच इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज जो कि पीनस को इरेक्शन करने में हेल्प करता है। पीनस इरेक्ट होना क्यों जरूरी है, पीनस अगर इरेक्ट नहीं होगा तो वो कॉपुलेशन नहीं कर पाएगा, अगर बराबर कॉपुलेशन नहीं कर पाएगा तो फिर वो जो है इंसेमिनेट नहीं कर पाएगा, यानी कि सीमेन पास आउट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, पीनस होता है, उसका इरेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एनलार्ज्ड एंड ऑफ द पीनस इज कॉल्ड एज ग्लांस पीनस, जो कि कवर्ड होता है लूज स्किन से, जिसको कहते हैं फोर स्किन। यस, टॉकिंग अबाउट मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, कौन कौन से हैं, तो समाइनल, 2 समाइनल वेसिकल्स हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, 2 बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है जिसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, जो आपके पूरे मतलब एक होता है ना प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड होता है, यानी इजैकुलेशन के पहले भी थोड़ा सा फ्लूइड रिलीज होता है, वो यूजुअली ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से थोड़ा सा फ्लूइड रिलीज होता है, आपके पूरे अल्कलाइन फ्लूइड होता है, तो आपका पूरा जो ट्रैक है ना उसको न्यूट्रलाइज भी करता है और ल्यूब्रिकेट भी करता है, ठीक है। यस, सीमेन जो है, यस, सीमेन का अगर देखने जाए, सीमेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, जो सीमेन का प्लाज्मा होता है, जो कि यही ग्लैंड्स जो है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, यही तीनों जो है सिक्रीशन करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा सिक्रीशन आपका सेमाइनल वेसिकल करता है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यही चीजें आपके सीमेन में होती हैं। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ओके, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं लाइक रेप केसेस एंड ऑल, उसमें कैसे पता चलेगा दैट द फीमेल इज बीन रेप्ड, तो एक तरीके से फॉरेंसिक टेस्ट के लिए हम सीमेन टेस्ट करते हैं, जहां पर फीमेल के ट्रैक को जो है टेस्ट किया जाता है कि क्या वो फीमेल के ट्रैक के अंदर यस फ्रुक्टोज प्रेजेंट है या नहीं। क्यों, क्या फ्रुक्टोज और कहीं नहीं बनता क्या मैम बॉडी में, बिल्कुल नहीं, हमारे ह्यूमन बॉडी में फ्रुक्टोज आपको पूरे शरीर में और कहीं नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर द सीमेन, ठीक है। इसीलिए फ्रुक्टोज को यूज किया जाता है एज अ इंडिकेटर कि हाँ मतलब यहाँ पर सीमेन रिलीज हुआ था, ओके। तो ये हो गया हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। अब आते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले डायग्राम देख लो यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी 2 ओवरीज हैं विच इज द गोनाड, ठीक है। ये ओवरीज यहाँ पर ये लाइन क्यों बनाया, क्या ये ओवरी का पार्ट है, नहीं, ये जो है लिगामेंट प्रेजेंट होता है जो ओवरी को चिपका के रखता है, पेल्विक वॉल से भी चिपका के रखता है और आपके यूट्रस से भी चिपका के रखता है, ठीक है। ये आपका यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है, आपका वूम्ब है जिसके अंदर जो है बच्चा बड़ा होता है। आप ये वॉल्स देख सकते हो, इस तरीके के इसके वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बहुत थिक वॉलिंग होती है, क्यों, एंडोमेट्रियम लेयर जो है थिक एंड थिन होते जाता है, वॉल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। दिस इज योर फंडस रीजन, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है दिस इज योर यूट्राइन कैविटी, ये वाला जो रीजन है ये यूट्राइन कैविटी है, जिसमें क्या होता है, ये आपका इम्प्लांटेशन होता है। अगर इसके अलावा कहीं गलत जगह पे अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, बट एनीवे वो बाद में हम लोग कवर करेंगे। ये क्या है, ये आपका ओविडक्ट है, यस, ये है आपका ओविडक्ट, ठीक है। उसके भी पार्ट्स हैं हमारे, यहाँ पर फिम्ब्रिए प्रेजेंट है, ये जो फनल शेप्ड का है दिस इज योर इनफंडिबुलम, ठीक है। फिर आता है ये वाला रीजन, ये आपका इस्थमस, एंड देन फाइनली आपका सॉरी एम्प्यूला, एंड देन फाइनली आपका इस्थमस व्हिच ओपन्स इनटू योर यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के बाद यहां पर आप देखोगे द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल आपका विच इज योर सर्विक्स, यस, सर्विक्स है, सर्वाइकल ओपनिंग है, और ये जो कनाल है दिस इज कॉल्ड एज द बर्थ कनाल, ओके, दिस इज कॉल्ड एज बर्थ कनाल, क्यों, क्योंकि यहीं से बच्चा जो है बाहर आता है, एंड दिस इज योर वजाइनल ओपनिंग, ओके, जो कि आपके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में ओपन होता है। तो ये आपका बेसिक डायग्राम था। अब पढ़ते हैं, थोड़ा समझ में आएगा हमको। ओवरीज जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी कि हम इसको गोनाड्स कहते हैं, जो कि ओवम बनाता है। ओवम क्या है, फीमेल गैमेट है, ठीक है, यस। एंड कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स भी रिलीज करता है, जो हमने ऑलरेडी हार्मोनल चैप्टर में पढ़ लिया है। 2 से 4 आपका लेंथ होता है सेंटीमीटर का, आपकी ओवरीज होती है, कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल एंड यूट्रस से लिगामेंट्स के थ्रू, ओके। कवर्ड होती है बाय थिन एपिथेलियम व्हिच एनक्लोजेस द स्ट्रोमा, यस। और स्ट्रोमा जो है अगर देखने जाएंगे तो वो 2 जोन में डिवाइडेड होता है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक आपका मेड्यूला, यानी ये आपका ओवरी है तो ये इसके अंदर जो है स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रोमा, यानी ये एपिथेलियम
कोने वाला जो होता है वो थिन एपिथेलियम से होगा और बीच वाला स्ट्रोमा होगा। बाहर वाला कोन, अब जो पेरिफेरी वाला रीजन है उसको कॉर्टेक्स बोलेंगे, बीच वाले रीजन को मेड्यूला बोलेंगे। ठीक है, चलिए फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स भी प्रेजेंट है, जैसे कि आपका ओविडक्ट, यस, जो कि हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, जिससे आपका ओवम जो है ट्रैवल करता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस, जहां पर बच्चा बड़ा हो रहा है, वजाइना, जिसके थ्रू आपका बच्चा बाहर आता है। ठीक है, ओविडक्ट्स, अच्छा सिर्फ बच्चा बाहर नहीं आता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो भी वजाइना के थ्रू ही होती है और इंसेमिनेशन भी वजाइना के थ्रू होता है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर बात करते हैं ओविडक्ट की, तो ओविडक्ट 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, विच इज पार्ट क्लोजर टू, आपका जो उसका पार्ट है विच इज क्लोजर टू द ओवरी, वो जो फिंगर लाइक था ना प्रोजेक्शन, यस, उसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम, फनल शेप का होता है, जिसके पास प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, कॉल्ड एज फिम्ब्रिये, यस, जो कि ओवम को कलेक्ट करता है जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, ओवरी ने ओवम जैसे ही छोड़ा बाहर वैसे ही उसको पिक करता है। ठीक है, फिर इनफंडिबुलम हो गया। वाइडर पार्ट जो है उसका वो एम्प्यूला है, विच इज द साइड जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, एंड लास्ट पार्ट है आपका इस्थमस, नैरो ल्यूमेन होता है उसका, जो कि आपके यूट्रस के अंदर ओपन हो जाता है। ठीक है, ओवरी, वूम भी कहते हैं हम ओवरी को, इन्वर्टेड पेयर शेप्ड, उसका शेप जो है ऐसे इन्वर्टेड पेयर होता है, सपोर्ट होता है बाय लिगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल, ये हवा में नहीं उड़ेंगे ना, ये प्रेजेंट होते हैं और अच्छे से पेल्विक वॉल पे अटैच्ड होते हैं, राइट। वॉल जो है इनका 3 लेयर ऑफ टिश्यू से बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, कि ये 3 टिश्यू से बना हुआ है। एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम होता है, बीच वाला थिक होता है, स्मूथ मसल से बना है, मायोमेट्रियम, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इनर वाला ग्लैंड्यूलर है, सिक्रीशन करता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है इसकी, यस, एंडोमेट्रियम जो है, यस, लाइन्स द यूट्राइन कैविटी, अंडरगो साइक्लिक चेंजेस, जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, यस, यूट्रस ओपन होता है वजाइना में थ्रू अ नैरो सर्विक्स, और वो जो कैविटी है उसको कहते हैं सर्वाइकल कनाल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ कनाल, क्योंकि वहीं से बच्चा बर्थ लेता है। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया देख लो यहां पर ध्यान से डायग्राम, यस। यहां पर ये वाला जो रीजन है, टिप वाला रीजन, यस, दिस इज योर क्लिटोरिस। ठीक है, विच हैज इरेक्टाइल टिश्यूज, सिमिलर होमोलोगस ऑर्गन है, ये स्ट्रक्चर है एज दैट ऑफ द पीनस। ठीक है, तो जैसे मेल्स में पीनस है वैसा ही यहाँ पर क्लिटोरिस है, छोटू सा क्लिटोरिस होता है, उसका ये इधर से कवरिंग होती है। ठीक है, फिर उसी के नीचे यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका यूरेथ्रल ओपनिंग। ओके, यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे प्रेजेंट होता है ये आपका वजाइनल ओपनिंग। ओके, तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, यानी यूरेथ्रा है, क्योंकि फीमेल्स में यूरेथ्रा और आपका वजाइना दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे मेल्स में कॉमन होता है ना सीमेन और रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी ओपनिंग, वैसे यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्लिटोरिस था, ये आपकी होते हैं यूरेथ्रा, ये है आपका वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, यस, यहाँ पर जो है ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन एक प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। क्या कहते हैं, लेबिया माइनोरा। ठीक है, अब लेबिया माइनोरा जो है, ऑब्वियस सी बात है, माइनोरा नाम से देखो, लेबिया, व्हेन वी से लेबिया, यस, तो एक सेकेंड, ये रुक क्यों गया, चल क्यों नहीं रहा। तो जब हम कहते हैं कि लेबिया, यस, तो लेबिया मतलब लिप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वैसे ही होता है यहाँ पर भी, थिन स्ट्रक्चर होता है, फोल्ड ऑफ टिश्यूज। ओके, तो ये देखो थिन फोल्ड ऑफ टिश्यूज आपका प्रेजेंट है, विच इज योर लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा इज फ्लैशी फोल्ड, उसी के बाहर ये वाला मेजर पार्ट जो है लेबिया मेजोरा का होता है। ठीक है, ये लेबिया माइनोरा का जो जंक्शन है ना, ये टिप, वहां पर आपका जो है क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, यस, सो मॉन्स प्यूबिस क्या है, ये यहाँ पे ऊपर जो फ्लैशी एरिया होता है, ठीक है, ऊपर फ्लैशी कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, जहां पर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड है, क्या यहाँ पर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल, यस, तो प्यूबिक हेयर इधर भी प्रेजेंट होता है, इधर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या लेबिया माइनोरा में प्यूबिक हेयर होता है, नहीं, लेबिया माइनोरा थिन फोल्ड ऑफ टिश्यू है। फिर यहाँ पर ये वजाइनल ओपनिंग है, पार्शियली कवर्ड होती है मेम्ब्रेन से, जिसको हम हाइमेन कहते हैं, और ये हाइमेन जो है ब्रेक हो जाता है यूजुअली फर्स्ट इंटरकोर्स या फिर
फिर ऐसा मतलब, बट दैट्स नॉट अ साइन कि इंटरकोर्स अगर हाइमेन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इंटरकोर्स हो चुका है. यस, दैट कैन नॉट बी अ इंडिकेटर फॉर वर्जिनिटी. व्हाई? बिकॉज अब जो है एक्टिविटीज जिस हिसाब से होती है, फीमेल्स आर डूइंग हॉर्स राइडिंग, दे आर डूइंग साइकिलिंग, दे आर लाइक इनटू स्पोर्ट्स एंड ऑल, तो हाइमेन ब्रेक हो जाना बहुत नॉर्मल सी चीज है. ठीक है. यस. क्लिटोरस क्या है? टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा. यस, अबाउट द यूरेथ्रल ओपनिंग. ठीक है. यस, डन. चलो, एक्सटर्नल जेनिटलिया भी हो गया. अब बात करते हैं हमारे मैमरी ग्लैंड्स की. बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, विच इज एक्सेसरी ग्लैंड. यस, तो मैमरी ग्लैंड्स पे ध्यान दो. मैमरी ग्लैंड्स का पहले स्ट्रक्चर देख लो. यहाँ पर ये फैटी टिश्यूज प्रेजेंट होता है. ठीक है. मैमरी ग्लैंड में इस तरीके से कवर्ड होता है फैटी टिश्यूज, जो कि उनको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए होता है. ठीक है. ये जो है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो एल्वियोलाई. बोलोगे एल्वियोलाई तो हमने लंग्स में पढ़ा था. बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि वो भी सैक था ना, ये भी सैक ही है, एल्वियोलाई. ठीक है. इसके अंदर मिल्क जो है स्टोर होता है. ओके. देखो इस तरीके से डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई के अंदर. ओके. फिर ये डक्ट्स जो है मिल्क को लेके आते हैं और ये इस तरीके से जो है यहाँ पर डक्ट्स बनाते हैं. ठीक है. तो ये कहलाता है आपका लैक्टिफेरस डक्ट्स. यस, दीज आर कॉल्ड एज लैक्टिफेरस डक्ट्स. अब ये लैक्टिफेरस डक्ट्स जो हैं, यस, ये बाद में जो है आगे जाके और ऐसे लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. ठीक है. अरे मेरा लेबलिंग गलत हो गया. ऐसे लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और फिर बाद में वो डक्ट्स जो है बाहर रिलीज कर देते हैं. आपका इधर एम्प्यूला पे रिलीज कर दिया जाता है. ठीक है. तो ये जो सूजा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फुला फुला, दिस इज योर एम्प्यूला. ओके. और फिर यहां से ये बाहर मिल्क इजेक्ट हो जाता है. ओके. चलो पढ़ते हैं. मैमरी ग्लैंड्स पेयर्ड होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सिक्रीशन कर रहे हैं. वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, किसी में बहुत ज्यादा फैट होता है, किसी में बहुत कम फैट होता है, डिपेंडेबल. 15 से 20 मैमरी लोब्स होते हैं जो कि क्लस्टर बनाते हैं. यस, क्लस्टर ऑफ सेल्स विच इज कॉल्ड एज आपका एल्वियोलाई. ठीक. सेल्स ऑफ द एल्वियोलाई क्या करता है? मिल्क का प्रोडक्शन करेगा और स्टोर करेगा इन द कैविटीज, जो ल्यूमेन कहते हैं. तो यानी कि कैविटी के अंदर वो मिल्क को प्रोड्यूस करके जमा करता रहेगा. ठीक है. एल्वियोलाई open into mammary tubules, joins to form mammary ducts, joins to form wider mammary ampulla. समझा? नहीं समझा? ध्यान दो. yes, पहले मैमरी ट्यूब्यूल्स बनेगा. ठीक है. यहाँ पे ट्यूब्यूल्स बनेंगे, ये जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ वाले रीजन पे. ठीक है. छोटे 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 ट्यूब्यूल्स. तो ये ऐसे ट्यूब्यूल्स मिल्क को कलेक्ट करके लेके आएगा. ठीक है. ऐसे सारे जमा हो जाएंगे, ये बन जाएगा मैमरी डक्ट. ठीक है. ऐसे सारे मेमोरी डक्ट्स जुड़ जाएंगे, यहां से भी मेमोरी डक्ट आया, यहां से भी मेमोरी डक्ट आया, ये बन गया आपका, सूज जाएगा ये वाला रीजन. दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी एम्प्यूला. देखो एम्प्यूला का वर्ड ही मतलब ही वही होता है, फूला हुआ. ठीक है. और फिर वहां से लैक्टिफेरस डक्ट होके वो बाहर आ जाएगा थ्रू द निपल्स. ओके. यस. सो दैट वाज अबाउट द आपका मैमरी ग्लैंड्स. ठीक है. अब आते हैं हमारे मेजर पार्ट पे कि भाई हमारा गैमेट बनता कैसे है, यानी आपका गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है. तो पहले स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर oogenesis पढ़ेंगे. ठीक है. लेट्स बिगिन. स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म कैसे बनता है. ठीक है. इमेच्योर मेल जर्म सेल है जो कि डिप्लॉयड होता है. ठीक है. ये जर्म सेल है, कहां प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. याद है ना? यस. इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया. ये प्रेजेंट होता है इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये करना चालू करता है माइटोसिस. मैम मियोसिस ना, अरे पहले नंबर तो बढ़ा लो. पहले करेगा माइटोसिस, ढेर सारा नंबर बनाएगा, क्योंकि अपने को ढेर सारे स्पर्म्स चाहिए. यस, ढेर सारे स्पर्म्स चाहिए और इसीलिए हमको ढेर सारा नंबर ऑफ आपके स्पर्मेटोगोनिया चाहिए. तो पहले याद रखना ये चीज, पहले वो करता है माइटोसिस. माइटोसिस करता है अपना नंबर्स बढ़ाने के लिए. अब इसमें से जो स्पर्मेटोगोनिया है, यस, वो बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. यस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर जाएगा करेगा मियोसिस 1, यानी कि मियोसिस करना चालू हो गया. मियोसिस 1 करके एक जो है बनाएगा 2 इक्वल. यस, इनमें जो डिवीजन होता है, यस, ये होते हैं इक्वल सेल्स बनते हैं. ठीक है. सो 2 इक्वल सेल्स बनाएगा. ठीक है. जिसको हम कहते हैं प्राइमरी से अब बन गया ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. ओके. तो ये हैप्लॉइड होगा.
23 क्रोमोसोम, बिल्कुल। तो ये पहला जो मियोसिस 1 होता है ये रिडक्शन डिवीजन होता है ना। फिर मियोसिस 2 होगा जिसमें 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स मिलेंगे हमको, ओके। और ये जो अब ये स्पर्मेटिड्स है, अभी भी हमको स्पर्म नहीं मिला है, अभी हमको सिर्फ ऐसे सेल्स मिले हैं 4। बट हमने तो पढ़ा था कि यार स्पर्म तो कुछ ऐसा दिखता है, यस मिडल पीस बनाना भूल गए यस ऐसा दिखता है। तो ये ऐसा कैसे बन रहा है? तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है स्पर्मेटिड्स का, यस क्या करना पड़ता है? ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उनको चेंज करना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि अब इसमें आप क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएशन कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो स्पर्म का, और उसको बना रहे हो प्रोटोजोआ में, जो हमारा स्पर्म है, जो हम लोग इमेजिन करते हैं स्पर्म को लेके, ठीक है। आफ्टर विच स्पर्म हेड बिकम्स एम्बेडेड। अब ये स्पर्म हेड किधर घुस जाएगा? सर्टोली सेल्स के अंदर। क्यों भाई? क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ग्रो होना है। और फिर जब वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होता है, फिर कुछ टाइम बाद वो रिलीज होता है, जब वो मैच्योर हो जाता है वो रिलीज हो जाता है फ्रॉम द ट्यूब्यूल, जिसको कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन यानी रिलीज हो गया। कहां से? आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाता है, ठीक। कैसे रिलीज होगा? हाइपोथैलेमस जो है सिग्नल देता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। जो एलएच रिलीज करता है वो आपका लेडिक सेल्स पर काम करता है, एंड्रोजेंस यानी कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है। फिर एफएसएच पे जो है कौन काम, एफएसएच किस पे काम करेगा? सर्टोली सेल्स पर, जो कि फैक्टर्स रिलीज करता है विच हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस, यानी आपके स्पर्म के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है। आखिर कैसा है हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर? आ जाओ देखते हैं। ये कुछ इस तरीके का हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये हेड वाला रीजन है, ये नेक रीजन है, और ये आपका मिडल पीस है, और ये आपका टेल है, ठीक। जो हेड वाला रीजन है यहाँ पर हम देख सकते हैं इधर टिप पर प्रेजेंट है एक्रोसोम। क्या प्रेजेंट है? एक्रोसोम, यस। एक्रोसोम जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ एंजाइम्स, यस कुछ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। यहां पर क्या है? दिस इज द बड़ा सा हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ऑब्वियसली हैप्लॉइड होगा क्योंकि ये गैमेट है, तो हैप्लॉइड ही होना चाहिए। यहां पर ध्यान दोगे तो इधर 2 सेंट्रियोल्स। अब बोलोगे 2, यूजुअली तो एक ही कैरी करेगा ना, नहीं, यहाँ पर 2 सेंट्रियोल है। क्यों? क्योंकि आपका जो फीमेल गैमेट है ना वो वेट कर रहा है, उसके पास एक ही है, ठीक है, उसके पास 2 नहीं है, ओके। बट अपने को कंप्लीट करना है डिवीजन, तो अपने को तो चाहिए, तो उसको एक यहाँ से लाके मिलता है, ओके। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं। जो आगे होगा वो प्रॉक्सिमल होगा, जो पीछे होगा वो डिस्टल होगा। ये नेक है, फिर नेक से यहाँ पर चालू हो जाता है आपका मिडल पीस। मिडल पीस के अंदर प्रेजेंट है ये इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया, और फाइनली आपका टेल प्रेजेंट है, विच इज नथिंग बट फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, जो कि विप लाइक मूवमेंट करने की वजह से वो जो है स्विम कर पाता है, ठीक। यस चलो, तो स्ट्रक्चर देखो, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये, यानी बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर है, नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते। एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरा स्पर्म का बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ है। हेड जो है बहुत ही, उसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो हैप्लॉइड होता है। यस, उसके आगे एंटीरियर रीजन में कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं एक्रोसोम। ये भरा हुआ होता है एंजाइम से, जो कि फर्टिलाइजेशन करते समय हेल्प करता है स्पर्म को एग में फर्टिलाइज होने से, ठीक है। मिडल पीस है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो स्पर्म को एनर्जी देता है। ये क्या हो गया? ये ऐसा रीअरेंजमेंट कैसे हो गया? रुको जरा, ओहो पूरा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ये मैं इरेज करके वापस से तुम लोग को लिख के भेज दूंगी कि ये जो है बेसिकली क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि आपके स्पर्म की मोटिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एनर्जी प्रोडक्शन करेगा किसके लिए? ताकि आपका स्पर्म मोटाइल रह सके, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए, स्विमिंग के लिए ये हेल्प करता है, ठीक। फिर ह्यूमंस जो हैं इजैकुलेट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है। एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं एटलीस्ट, जिसमें से 60%, ये क्राइटेरिया है भाई अच्छे से फर्टिलाइज करने का, कि मिनिमम 6 एटलीस्ट 60% तो आपके स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जिसका नॉर्मल शेप एंड साइज है। सब होते हैं क्या मैम? नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरी तरह से नहीं बना,
ठीक है, और एटलीस्ट 40% ऐसे होने चाहिए जो कि विग्रस मोटिलिटी दिखा रहा है, तभी वो जो है एक तक पहुंच पाएगा, वरना बीच रास्ते में ही थक के मर जाएगा। ठीक है, यस। सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, जितने भी आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स है, सबका सिक्रीशन जो है एसेंशियल होता है मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म के लिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। तो यहाँ पर फ्रुक्टोज जो हमने पढ़ा था ना कि फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जो हमारा स्पर्म यूज करता है स्विम करने के लिए, जैसे हम लोग ग्लूकोज यूज करते हैं, वैसे स्पर्म जो है क्या यूज करता है? फ्रुक्टोज यूज करता है एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द गैमेट स्पर्म। अब बात करते हैं कि हमारा फीमेल गैमेट कैसे बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। यस, इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये क्या बात हुई, मतलब जब बच्ची पेट में रहती है तभी से चालू हो जाता है? बिल्कुल हाँ, यस। जब एक फीमेल चाइल्ड इज बोर्न, यस, तो पैदा होने से पहले ही जब उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उसी दौरान देयर आर मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल्स जो उसके बॉडी में होते हैं, जिसको हम कहते हैं oogonia। ये oogonia बन जाते हैं। ठीक है, यस, एंड उसके बाद एक बार बन गया तो दोबारा ये oogonia आपके जिंदगी में वापस कभी नहीं बनता। सो नो मोर oogonia फॉर्म्ड। oogonia बन गया है, बराबर। अब ये oogonia जो है स्टार्ट कर देगा डिवाइड करने के लिए, और ये डिवाइड करके अटक जाएगा। कहाँ अटक जाएगा? ये डिवाइड करके प्रोफेज 1 में ही अटक जाएगा, यानी ये रिडक्शन डिवीजन चालू तो करता है, यस, मियोसिस 1 चालू तो करता है, बट ये जो है प्रोफेज 1 वाले फेज में ही अटक जाता है टेम्पररीली। ठीक है, यस, ये बन जाता है प्राइमरी oocyte। तो ये जो अटका हुआ है वो है प्राइमरी oocyte। ठीक, फिर ये जो प्राइमरी oocyte है, ये जो है अगल बगल उसके आ जाते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। कौन से? ग्रैन्युलोसा सेल्स, और उनको कन्वर्ट कर देते हैं, अब ये बन जाते हैं फॉलिकल। तो फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल इज नथिंग बट आपका प्राइमरी oocyte कवर्ड विद ग्रैन्युलोसा सेल्स। समझ में आया? ये प्राइमरी फॉलिकल बन गए ना। लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो है क्या हो जाते हैं? बहुत सारे ऐसे फॉलिकल्स हैं जो जब बर्थ होता है ना तब डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब पूरा बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक का जो फेज होता है उसमें काफी सारे फॉलिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके खराब हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, जो बचता है वो उसका नंबर है बहुत कम, यानी कि 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स जो है सिर्फ हमारे बचते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, फिर क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी। यस, प्राइमरी फॉलिकल्स जो सराउंडेड हैं, अब वो और सराउंड हो जाते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स के पास, और ग्रैन्युलोसा सेल्स आ जाता है और उसको प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बना देता है। अब ये सेकेंडरी सब्सिक्वेंटली वापस बनाएगा टर्शरी फॉलिकल, और फिर ऐसे करके जो है फाइनली ये जो टर्शरी फॉलिकल बना था ना, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनके पास फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं एंट्रम। ठीक है, थीका लेयर्स क्या है? यस, थीका लेयर, अब यहाँ पर जो है ना इनका पूरा आप स्ट्रक्चर देखोगे जब, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे थीका लेयर्स। ठीक है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। यस, एंड एट दिस स्टेज जो है टर्शरी फॉलिकल्स जो है ग्रो कर देते हैं साइज में भी, एंड कंप्लीट कर लेते हैं अपना मियोसिस 1, यानी अभी तक मियोसिस 1 ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड फिल्ड एंट्रम प्रेजेंट है। ठीक है, थीका लेयर प्रेजेंट है जिसमें अंदर का इंटरना है, एक्सटर्ना है। ठीक है, और इसी स्टेज पर टर्शरी फॉलिकल और साइज में बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, कंप्लीट करता है अपना मियोसिस 1। यस, और करता है अनइक्वली डिवाइड और लार्ज हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये oogonia था, ये माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte बनाया। ठीक है, कहाँ पे? फीटल लाइफ में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। फिर उसके बाद ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है, बट ये अटक जाता है प्रोफेज 1 में, बट ये बाद में कंप्लीट कर देता है प्रोफेज 1 का मियोटिक डिवीजन। यस, बर्थ से चाइल्डहुड प्यूबर्टी पूरे फेज तक। ठीक है, फिर ये बनाता है फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। यस, अब ये सेकेंडरी oocyte एनी है ना, बराबर, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। उसके बाद ये सेकेंड पोलर बॉडी बना और ये बन गया आपका ओवम। तो फाइनली फिर जो है यस, टर्शरी फॉलिकल मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, और यही ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आपका मैच्योर ओवम प्रेजेंट होता है। जब ग्राफियन फॉलिकल फटा, यस, तब आपका ओवम निकला। ठीक है, सो द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द न्यू मेम्ब्रेन
विच इज जोना पेलुसिडा, यस, एक नया फॉर्म करता है, नया मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा करके, यस। जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है तब ये सेकेंडरी oocyte जो है ओवम उसको रिलीज कर देता है, जिसके पास ये जोना पेलुसिडा लेयर चिपका हुआ होता है। समझ में आया? क्लियर? तो ये था आपका oogenesis। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल कि आखिर ये डेवलपमेंट होता कैसा है, ये कैसे बन रहे हैं आखिर ये सारी चीजें, ठीक है? तो ये कैसे हो रहा है? ओके, चलो। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये एक कंप्लीट 28 टू 29 डेज का, यस 28 या फिर किसी किसी के बॉडी में 29 डेज का पूरा साइकिल होता है, हार्मोनल साइकिल आपका फीमेल्स के बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल है, सारे फीमेल प्राइमेट्स में होता है, यानी मंकी में भी होता है, हमें भी होता है, ऐसे सारे फीमेल प्राइमेट्स में ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता ही होता है। अब हमारा जो ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जब ये स्टार्ट होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही ऑनसेट होता है, जब प्यूबर्टी हिट होती है, ऑनसेट होता है, स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं मेनार्क। मेन इज फॉर मेंसेस, आर्क इज फॉर कि अभी स्टार्ट हुआ है, यस। तो ये मेनार्क इज ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी होगा, बराबर। सबके अलग अलग होता है, यूजुअली 28 या फिर 29 डेज का साइकिल होता है, ठीक है? जिनको रेगुलर नॉर्मल पीरियड्स आते हैं उनको यही साइकिल होता है। अब ये चीज को बहुत ईजी तरीके से समझने के लिए मैंने इसको इस तरीके से डायग्राम बना दिया ताकि आपको एकदम कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। देखो, पहले ये डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगी, फिर हम पढ़ने जाएंगे, क्योंकि डायग्राम से एक बार समझ जाते हैं तो ज्यादा इजीली याद हो जाता है। ये है मेंस्ट्रुएशन वाला फेज, जो कि डे 1 यहीं से चालू होता है। तो ये 3 से 5 दिन तक का रहता है मेंस्ट्रुएशन, जब आपको ब्लीडिंग होती रहती है। तो ये वाले फेज में ब्लीडिंग होगी, इसलिए मैंने इसको रेड कलर दिया है, ठीक है? कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, आपका पूरा एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है पूरा ब्लड वेसल्स के साथ बाहर आ रहा है, ठीक है? ब्लड वेसल्स इन द सेंस जो ब्लड वेसल्स एंडोमेट्रियम में इनोवेट किए हैं, इसीलिए ब्लड निकलता है, क्योंकि आप पूरा स्क्रेप आउट करके बाहर कर रहे हो, ठीक है? तो ये है मेंस्ट्रुएशन वाला फेज, ठीक है? 3 से 5 दिन का ब्लीडिंग। 3 से 5 दिन का ब्लीडिंग क्यों होगा? अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो होगा, बराबर, यस। फिर चलो मान लिया इधर प्रेगनेंसी नहीं हुई, आपने ये पूरा डिग्रेड कर दिया पिछले वाले साइकिल का मेहनत, अब नया साइकिल वापस चालू करना पड़ेगा। तो भाई हम फिर से फॉलिकल्स को डेवलप करना चालू करेंगे, प्राइमरी oocyte को हम प्राइमरी फॉलिकल बनाएंगे, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनाएंगे, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनाएंगे, फिर हम उसको मैच्योर करके ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे। अब ग्राफियन फॉलिकल बनने तक ये है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, ये ग्राफियन फॉलिकल बनाने के लिए जो है कुछ हॉर्मोन्स की जरूरत पड़ती है ना? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, गोनाडोट्रोपिन्स की जरूरत पड़ती है। तो हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है जरा LH बढ़ाओ, जरा FSH बढ़ाओ। तो जब LH FSH बढ़ता है तो ये फॉलिकल्स जो है डेवलप करना चालू कर देते हैं, ठीक है? अब इसी टाइम पर जो हमारा डेवलपिंग फॉलिकल है ना, यस, वो डेवलपिंग फॉलिकल ईस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। तो ये याद रखना, LH FSH कहां से आ रहा है? पिट्यूटरी से। ईस्ट्रोजन कौन रिलीज कर रहा है? ये हमारे ग्रोइंग फॉलिकल्स, ठीक है? फिर 14th डे पे ना अचानक से LH एकदम पीक पर होता है, एक्चुअली FSH भी होता है बट LH सबसे ज्यादा पीक पर होता है जब आपका ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और आपका ओव्यूलेशन हो जाता है। तो दिस 14th डे आपको देखने मिलता है LH सर्ज, यानी LH आपका पीक ले लेता है, ठीक है? फिर 15th डे से 19 डे तक बेचारी ओवरी वेट करती रहती है कि कहाँ कब मेरी बारात आएगी, कब जो है हमारा प्रिंस शामिन आएंगे और फिर वो जो है हमें फर्टिलाइज करेंगे। बट कोई अगर नहीं आया तो देखो, अगर ओव्यूलेशन हुआ है, ठीक है, अगर कोई आ गया यानी कि ओवरी का राजा आ गया, यस, आपका स्पर्म आ गया, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं। फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ये प्रेगनेंसी मेंटेन होगी, ठीक है? ये फिर नहीं होगा, फिर 9 महीने तक ये साइकिल रुक जाएगा। बट अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो ओव्यूलेशन है फेज, जहां पर ओव्यूल रिलीज हुआ है, उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली लूटियल फेज क्यों? ग्राफियन फॉलिकल जब फटता है तो फटने के बाद ये बना देता है कॉर्पस लूटियम स्ट्रक्चर, ठीक है? ओवम निकल गया, अब बचा हुआ जो स्ट्रक्चर है वो भी एंडोक्राइन बन जाता है, बना देता है कॉर्पस लूटियम, और ये कॉर्पस लूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है, जिसके वजह से आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग मोटी हो
होते जाती है, मस्त एकदम प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ बेबी आने वाला है, यस उसको फीटस को जो है हमको इम्प्लांट कराने के लिए सब कुछ रेडी रखना है, तो फुल ऑन मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका लूटियल फेज, क्योंकि कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा, ये पूरा डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। और फिर बाद में सब रियलाइज करेंगे कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ, अब चलो वापस से मेंस्ट्रुएशन करना है। तो ये साइकिल ऐसे मेंटेन होती रहती है। अच्छा चलो मेंस्ट्रुएशन हो गया, फिर बाद में बोलेगा अच्छा चलो हो गया कोई बात नहीं, दूसरे ओवम के लिए वापस तैयारी करो, वापस एक प्राइमरी oocyte, फिर वो प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, टर्शरी फॉलिकल बनेगा, ग्राफिन फॉलिकल बनेगा, एलएच सर्ज होगा, यस एफएसएच, एलएच और एफएसएच बढ़ेगा, कहां से, पिट्यूटरी से। ईस्ट्रोजन भी रिलीज होते जाएगा क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल बन रहा है। अब एलएच सर्ज होगा, एलएच एकदम पीक पर जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओव्यूल निकल गया। 15 से इसमें आपका ओवम वेट करता रहता है। साइमल्टेनियसली लूटियल फेज भी चालू हो गया क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल ने बना दिया क्या, आपका कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको मेंटेन करना है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को। बट अब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, वापस से मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। समझ में आया? अब ये रट गया ना तुम लोग को, अब चलो पढ़ते हैं, अब समझ में आ जाएगा। मेंस्ट्रुअल फेज एब्सेंस अगर प्रेगनेंसी की है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक हो जाती है। फिर यहां से जाते हैं फॉलिकुलर फेज में। फॉलिकल फेज में प्राइमरी फॉलिकल है वो पूरा ग्राफिन फॉलिकल तक डेवलप होता है। साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी प्लोरिफरेट करती रहती है ताकि थिकनिंग हो सके, ठीक है। इस टाइम पर पिट्यूटरी आपका एलएच एफएसएच रिलीज करता है और इवन जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं वो ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, ठीक है। 14th डे पर एलएच सर्ज होता है, जिसके वजह से एलएच जो है पीक लेवल पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होके ओवम को रिलीज कर देता है। क्लियर एवरीवन? यस। फिर क्या होगा, फिर आपका ओव्यूलेशन होगा, और ओव्यूलेशन होने के बाद जो मेजर चीज होती है, ये क्या हो रहा है हमारे पीपीटी को, यस ओव्यूलेशन होने के बाद जो मेजर चीज होती है वो है हमारा लूटियल फेज। यस यहां पर आपका आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफिन फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है कॉर्पस लूटियम। ये सिक्रीट करने लगता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है। तो यहां तक तो अब आई एम डैम श्योर कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आते हैं ये ग्राफ वाली चीजों पे, जिसपे बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये डायग्राम है आपके एनसीईआरटी का, बट मैंने उसको साथ में सिंप्लीफाई कर दिया है। अब देखो कैसे ग्राफ को समझना है। यस यहां पर ध्यान दो, ये जो है एलएच सर्ज, ये देखो ये एलएच सर्ज 14th डे पे, LH ये ब्लू वाला LH है, ठीक है। तो ये LH सर्ज हुआ है 14th डे पे, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। यहाँ पर देखो एंडोमेट्रियम लाइनिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, बट ये लूटियल फेज में सबसे ज्यादा मेंटेन रहती है ना, यहाँ पर मेंटेन रहती है लूटियल फेज में। तो यानी कि हम समझ सकते हैं ये वाला जो है, ये वाले फेजेस लूटियल हैं और ये वाले फेजेस क्या है, फॉलिकुलर हैं, क्योंकि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। देखो ये प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शरी, ऐसे बनते बनते ग्राफिन फॉलिकल बना है। अब ग्राफिन फॉलिकल फटता है, ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे और एलएच सर्ज हो रहा है। एलएच के साथ साथ आपका एफएसएच भी देखो बढ़ रहा है, ठीक है। एफएसएच का भी इधर पीक दिखता है, बट यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका है, एलएच, इसलिए उसको बोला ही एलएच सर्ज जाता है, ठीक है। यस फिर बाकी हार्मोन्स को देखते हैं। जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, आपका ईस्ट्रोजन बढ़ता है। देखो यहाँ पर फॉलिकल डेवलप नहीं है तो ईस्ट्रोजन कम है, फिर जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ रहा है वैसे 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 ईस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो एलएच के साथ साथ आपका ईस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है। बट देखो अब ग्राफिन फॉलिकल फट गया तो ईस्ट्रोजन भी कम हो गया, ठीक है। फिर ये वापस से क्या बनाते हैं, ये कॉर्पस लूटियम बनाता है। तो जब कॉर्पस लूटियम बना रहा है तो वापस से थोड़ा सा ईस्ट्रोजन रिलीज होता है, ठीक है। बट उसी के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर नहीं था, क्यों, क्योंकि इनमें से कोई भी प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं कर रहा था। बट जैसे ही ग्राफिन आपका कॉर्पस लूटियम बना, वैसे ही ये जो है ऊपर पीक चला गया। तो सारे ग्राफ्स ऐसे बोल बोल कर पढ़ने हैं आपने, ठीक है। जब तक बोल बोल के पढ़ोगे तब तक ही याद रहेगा। कैसे याद रखना है, देखो सबसे पहले ऑर्डर LH पीक लेता है 14th डे पे, बाकी नॉर्मल है, ऐसा ही है उसका, ठीक है। FSH वो जो है ना, यहाँ पर आपका LH के साथ ही रिलीज होता है, और फिर यहाँ सॉरी गलत है, यहाँ पर धीरे धीरे रिलीज होता है, इतना ही, ज्यादा नहीं है। फॉलिकल को बस स्टिमुलेट करना है, तो देखो फॉलिकल को स्टिमुलेट किया और फिर यहाँ पर 14th डे पे थोड़ा सा पीक पकड़ा, बस खत्म। ईस्ट्रोजन जैसे जैसे फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, और फिर वापस से घटता है, फिर वापस बढ़ता है, क्योंकि कॉर्पस लूटियम भी है। फिर प्रोजेस्टेरोन तो भाई एकदम कम होगा, सीधा कॉर्पस लूटियम वाले फेज पे ही
पिकअप करेगा। समझ में आया? यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है इसलिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग गिरती जा रही है, गिरते जा रही है, फिर ये एकदम खत्म, ये ब्लीडिंग हो गई, फिर उसके बाद वापस से फॉलिकल्स को डेवलप करना है, तो फॉलिकुलर फेज में फिर से एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनते जाती है। यस, यहाँ पर लुटियम के फेज पर मेंटेन रहती है वो जब तक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहता है, तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज है, यहाँ पर एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी मैक्सिमम है। फिर उसके बाद सब जो है वापस से डिग्रेड होने लगता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। समझ में आया? अब इजी हो गया ना ये ग्राफ समझना, राइट? चलो अच्छा, 50 के बाद ईयर्स के बाद मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि आपका जब एक पॉइंट होता है कि बस अब इसके बाद जो है हार्मोन्स जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये पूरा मेंटेन नहीं कर पाते हैं, नहीं होता है, रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो जाता है, तो फिर मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि उसके बाद जो है औरतों को मेंसेस नहीं आते, यानी पीरियड्स नहीं आते। ठीक है, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। अब ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है भैया? फर्टिलाइजेशन कॉइटस से होगा। यस, कॉपुलेशन होना जरूरी है, कॉपुलेशन के बाद इंसेमिनेशन होना जरूरी है, यानी कि मेल गैमेट को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डालना है। ठीक है, फिर स्पर्म जो है ट्रैवल करेगा, एम्पुलरी रीजन में जाएगा फेलोपियन ट्यूब के, और वहीं पर साइट है फर्टिलाइजेशन का, वहीं पर आपकी ओवम जो है इंतजार कर रही है। ठीक है, यस, फ्यूजन होगा स्पर्म एंड ओवम का, उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, स्पर्म्स ब्लॉक्ड बाय जोना पेलुसिडा, क्योंकि आप जब ये ओवम का स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये आपका हैप्लॉइड है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये उसके ऊपर का, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, और यहाँ पर जो है आपको जोना पेलुसिडा भी है। जोना पेलुसिडा के आसपास दूर दूर तक आपका रैंडमली सिचुएटेड आपका कोरोना रेडिएटा भी प्रेजेंट है। ठीक है, यस, तो इन सबको जो है हटाना पड़ेगा रास्ते से, बराबर। तो पहले स्पर्म तो ब्लॉक होता है जोना पेलुसिडा से, अब ये सब सारी चीजें हटानी है। अब ये जोना पेलुसिडा क्यों है? यस, क्यों है? क्योंकि ये इंश्योर करता है कि भाई एक ही स्पर्म आ जाए। अब इतने सारे स्पर्म ट्राई कर रहे हैं, कोई भी और डबल ट्रिपल घुस गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, हमारा पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो ये जोना पेलुसिडा लेयर जो है वो इंश्योर करता है अगर एक आ गया ना तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे कि अब दूसरा कोई भी स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा। तो दिस इंश्योर्स कि एक ही स्पर्म जो है अंदर आए। ठीक है, एक्रोसोम जो होता है हमारा, स्पर्म का जो हेड में जो एक्रोसोम था उसके पास एंजाइम थे ना, वो एंजाइम को रिलीज कर देता है और उसको पोक कर करके एंजाइम से डाइजेस्ट करने लगता है। यस, उसका एक एग्जांपल है हियालुरोनिडेज। यस, क्योंकि यहाँ पर हियालुरोनिक एसिड से वो चिपका हुआ था, हियालुरोनिडेज एंजाइम यूज करेंगे तो वो हियालुरोनिक एसिड डाइजेस्ट हो जाएगा। वन ऑफ द एग्जांपल्स। दिस इंड्यूसेस सेकेंड मियोटिक। अब इसी टाइम पर जब ये अंदर घुस रहा है ना साइटोप्लाज्म में, स्पर्म जब साइटोप्लाज्म का स्पर्म का सिर्फ हेड घुसता है, तो स्पर्म का हेड जब साइटोप्लाज्म में घुस रहा है, दिस इंड्यूसेस योर सेकेंड मियोटिक डिविजन ऑफ योर सेकेंडरी oocyte। तो अब जो सेकेंडरी oocyte था उसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी हो रहा है। यस, अनइक्वल डिवीजन होगा, वापस से ओवम ऊटेड बनेगा एंड आपका सेकेंड पोलर बॉडी रेडी हो जाएगा। फिर आपका एन स्पर्म और एन ओवम मिलकर जाइगोट बनाएंगे। अगर फीमेल होगा तो XX क्रोमोसोम्स बनेगा, अगर मेल होगा तो XY क्रोमोसोम बनेगा, बाकी तो 22 पेयर्स कॉमन होंगे। ठीक है, यस, तो ये हो गया। ये वैसे सेक्स डिटर्मिनेशन ये जो है XX XY वाला क्रोमोसोमल चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लो, बट ये लोअर स्टैंडर्ड्स में भी आपने पढ़ा है, राइट? चलो, अब हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया, अब हमारा जाइगोट भी रेडी हो गया है। अब ये जाइगोट का क्या करना है? अब ये जाइगोट को करेंगे हम इम्प्लांट। क्या करेंगे? इम्प्लांट। कैसे करेंगे? आ जाओ देखते हैं। ये जाइगोट अब करेगा माइटोसिस। यस, जिसको हम कहते हैं क्लीवेज। एक अलग टाइप का माइटोसिस होता है, इसमें क्या हो रहा है? क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, मूव होता है टूवर्ड्स द यूट्रस। अब 2 सेल्स बनेंगे, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, ऐसे जो है मल्टीप्लाई करता जाता है। ये जो सेल्स बन रहे हैं इसको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स। 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स जो होता है सेल स्टेज, उसको हम कहते हैं मोड्यूला। और ये जो है कंटिन्यू करता है टू डिवाइड और ट्रांसफॉर्म करने लगता है, बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है कुछ इस तरीके का दिखता है, जिससे कुछ सेल्स ऊपर 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 चले जाते हैं। ठीक है, ये ऊपर जो चले गए सेल्स उसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। अंदर जो है कैविटी आ जाती है जिसको कहते हैं ब्लास्टोसील, और ये कुछ गुच्छे होते हैं जो बनाते हैं इनर सेल मास, जो कि टोटिपोटेंट होते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो हमारा ब्लास्टोसिस्ट बन गया है। ठीक है, उसमें से जो बाहर के सेल्स हैं उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। आउटर लेयर जो है ब्लास्टोमियर्स का जो है दे गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, यानी यही ट्रोफोब्लास्ट वाले लेयर हैं जो एंडोमेट्रियम से अटैच होते हैं। ठीक है, इनर सेल मास जो है ये येलो वाला पार्ट, ये इनर ग्रुप ऑफ सेल मास है, डिफरेंशिएट होता है और यही एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है,
सो आफ्टर अटैचमेंट जो यूट्राइन सेल्स हैं, यूट्रस के जो सेल्स हैं, ये डिवाइड करते हैं रैपिडली। यस, तो अभी देखो ये यूट्रस का सेल है, ये यूट्राइन सेल है, यूट्राइन वॉल, इधर आपका ट्रोफोब्लास्ट चिपक गया ब्लास्टोसिस्ट का। अब ये यूट्राइन वॉल पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करके पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगा, ठीक है, और अपने अंदर ले लेगा। तो ऐसा दिखेगा, और क्या पूरा अंदर लेगा, नहीं, आपका जो एंडोमेट्रियम लेयर है ना उससे पूरा कवर कर लेगा, अंदर ले लेगा। इसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन, और इसके बाद ही पता चलता है कि हाँ द फीमेल इज प्रेग्नेंट। समझ में आया, गॉट इट। अब क्या होता है ये प्रेगनेंसी वाले केस में, ठीक है, वो देखते हैं। इम्प्लांटेशन होते ही यस क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है ट्रोफोब्लास्ट पे आने लगते हैं, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट से चिपका था। अब ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है और ऐसे जो है फिट होने की कोशिश करता है आपके यूट्रस में, ठीक है। ये बन जाता है आपका कोरियोनिक विलाय। ये इस तरीके से जो फिट होने की कोशिश कर रहा है, कौन, ट्रोफोब्लास्ट चिपक रहा था ना, अब ये ऐसे हो जाता है इम्प्लांटेशन के बाद। अब ये बना रहा है कोरियोनिक विलाय, यस, जो कि सराउंडेड है यूट्राइन टिश्यू से, है ना। यस, एंड ऑल्सो अभी ऑब्वियसली बात है एंडोमेट्रियम में तो ब्लड वेसल भी है, तो यानी कि मेटर्नल ब्लड से भी ये सराउंडेड है, और इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना के ये बना रहा है आपका कोरियोनिक विलाय। इमेजिन करो वैसे, ठीक है। यस, कोरियोनिक विलाय बन गया। अब क्या होता है देखो, सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मेटर्नल ब्लड, ये कोरियोनिक विलाय एंड ये यूट्राइन टिश्यू ये मिलकर बना देता है आपका प्लाजेंटा। यानी यही विलाय और ये टिश्यू मिलकर ये जो सरफेस है ये बन जाता है आपका प्लाजेंटा, है ना। और यही प्लाजेंटा है ना जिससे एक्सचेंजेस होते हैं, गैस एक्सचेंज होना, यानी आपके फीटस को, जो आपके एम्ब्रियो को ऑक्सीजन मिलना, उसका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, उसका एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बाहर निकलना, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलना, ये सारी चीजें इसी प्लाजेंटा के थ्रू होती है, बराबर। यस, इसलिए लिखा है मैंने मेंटेन द फिजियोलॉजी ऑफ द एम्ब्रियो, राइट। ऑल्सो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है ये, क्योंकि ये प्लाजेंटा रिलीज करता है कुछ हार्मोन्स, यस, जैसे HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG जो सिर्फ प्रेगनेंसी में रिलीज होता है। फिर ह्यूमन प्लाजेंटल लैक्टोजन सिर्फ प्रेगनेंसी में रिलीज होता है। ईस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन्स, ये सारे हार्मोन्स। यस, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जब बच्चा एकदम डेवलप हो जाता है 9 महीना, उस टाइम पर भी जो है ओवरी के साथ मिलकर प्लाजेंटा जो है रिलैक्सिन भी रिलीज करता है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखने जाएं, HCG, HPL और आपका रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन से प्रेगनेंसी के टाइम पर ही रिलीज होते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग जो वो टेस्ट किट यूज करते हैं ना, प्रेगनेंसी टेस्ट किट, उसमें बेसिकली हम लोग HCG जो है वो यूरिन में आ जाता है, तो उसको डिटेक्ट करते हैं कि अच्छा HCG आया मतलब प्रेगनेंसी है। Got it? Yes. Placenta connected to the embryo through umbilical cord. Umbilical cord फॉर्म कर देता है जो एम्ब्रियो से कनेक्ट होता है। Got it? Easy. Yes. अब बात करते हैं एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, डेवलप कैसे हो रहा है। तो देखो, इमीडिएटली जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी कि जैसे ही ये ट्रोफोब्लास्ट को पूरा कवर कर लिया, अंदर ले लिया, है ना, एम्बेडेड कर लिया। अब ये ट्रोफोब्लास्ट जो है, इमेजिन करो ये पूरा एंडोमेट्रियम के अंदर है और ये कोरियोनिक विलाय भी बन गया, है ना। यस, अब क्या होगा, इसके अंदर का देखो, ट्रोफोब्लास्ट ने तो कोरियोनिक विलाय बना लिया, अंदर के जो सेल्स है, इनर सेल मास जो थे, उसने क्या किया, उसके पास होते हैं कुछ टोटीपोटेंट सेल्स। ये जो टोटीपोटेंट सेल्स हैं, अब ये डिफरेंशिएट करते हैं और बनाते हैं जर्म लेयर्स, यानी हमारा पहले बनाएगा एक्टोडर्म बाहर का, अंदर का एंडोडर्म, फिर सून मेसोडर्म भी दिखने लगेगा। वही चीज लिखी है, एम्ब्रियो डिफरेंशिएट करता है जर्म सेल में, एक्टोडर्म आउटर, एंडोडर्म मिडल, अंदर का, और मिडल में फिर बाद में उसके बाद जो है मेसोडर्म दिखने लगता है मिडल में, ठीक है। यस, हमारे फुल बॉडी कैविटी एंड ऑल सब कुछ प्रेजेंट है, ये एनिमल किंगडम में हमने पढ़ लिया था। इनर सेल मास हैज टोटीपोटेंट स्टेम सेल, जिसके वजह से अब वो इसके बाद ऑर्गन्स बनाएगा, सारी चीजें बननी, डेवलप होनी चालू हो जाएंगी, ठीक है। अब कैसे कैसे ऑर्गन्स बनता है, 9 मंथ्स का जेस्टेशन जो प्रेगनेंसी होता है, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने का, सेकंड ट्राइमेस्टर नेक्स्ट 3 महीने का, यानी 6 महीने हो गए, और नेक्स्ट 3 मंथ्स का ट्राइमेस्टर विच इज थर्ड ट्राइमेस्टर 3 महीने का, 9 महीने हो गए, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, PYQs है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। 1 महीना होने के बाद धक 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 होने लगता है, क्यों, क्योंकि हार्ट जो है बीट करने लगता है, हार्ट डेवलप हो चुका रहता है 1 महीने के एंड में, ठीक है। दूसरे महीने के एंड में हाथ पैर डेवलप होने लगता है। इमेजिन करो, ऐसे आंख बंद करके बस मेरी बातें सुनो, ठीक है। पहले हार्ट बना तुम्हारा, पहले हार्ट बना, धक 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 किया, फिर तुम्हारे हाथ पैर बने,
यस, तुम्हारी उंगलियां बनी दूसरे महीने में। तीसरे महीने में तुम्हारे मेजरली बॉडी के सारे ऑर्गन्स बन गए, ठीक है, यहां तक सब क्लियर। पहले धक धक हुआ, फिर लिम्स बने, उंगलियां बनी, फिर ऑर्गन्स बने, हो गया, चलो ठीक है। फिफ्थ मंथ में, सीधा फिफ्थ मंथ पे जंप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फोर्थ से फिफ्थ मंथ पे क्या होता है, फिफ्थ मंथ पे आपको मूवमेंट देखने मिलता है और सिर पर बाल देखने मिलते हैं। मूवमेंट हिल रहा है, डुल रहा है और सिर पर बाल देखने मिलते हैं। फिर सिक्स्थ मंथ के एंड तक बॉडी पर भी बाल आने लगते हैं, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं और आई लैशेस बनने लगते हैं 6 महीने के एंड में। 6 महीने का एंड मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर का एंड, ठीक है। और फिर 9वें ट्राइमेस्टर के एंड में फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है। अब ये रेडी है क्या करने के लिए, पार्चुरेशन करने के लिए। तो पार्चुरेशन कैसे होगा, न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नल के थ्रू होता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं हम इसको। कैसे होता है देखो, फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो जो होता है और प्लाजेंटा, इनको समझ में आ जाता है कि हम फुल्ली डेवलप्ड है। ये भी PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो प्लाजेंटा सिग्नल देता है, ठीक है, हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि भाई डेवलप हो चुका है, सब कुछ एकदम रेडी है मस्त बाहर निकलने के लिए, जिसके वजह से धीरे 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 यूट्रस में माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस चालू हो जाते हैं। इससे क्या होगा, यस, अब माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने के वजह से ये जो है कंटिन्यूअसली सिग्नल देते जाते हैं, राइट। अब ये सिग्नल देने के वजह से अब धीरे धीरे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होना चालू हो जाएगा, जिसके वजह से यूट्राइन मसल्स और फास्ट 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 जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन करते लगते हैं, ठीक है। तो ये जो माइल्ड यूट्राइन वो है ना कॉन्ट्रैक्शन, इसी को हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। कि ये रिफ्लेक्स है कि भाई रेडी है, अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अब निकलो। तो फिर ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है, अच्छा रिफ्लेक्स आ गया है, ओके, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, यानी बच्चा निकालने के लिए रेडी है। फिर हमारा क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है और ऑक्सीटोसिन फिर जोर का कॉन्ट्रैक्शन करता है, लेबर इंड्यूस करता है, जिसके वजह से पुश मोना वाला सीन हो जाता है। फीटस एंड प्लाजेंटा भी साथ में बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है बर्थ कनाल के थ्रू। और फिर एम्बिलिकल कॉर्ड आपको पता है ना, यस, प्लाजेंटा तो होता ही है, फिर एम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है, राइट, ठीक है। चलो लैक्टेशन की बात करते हैं। अब बच्चा बाहर आ गया है भैया, हमारा मैमरी ग्लैंड्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। मैमरी ग्लैंड्स जो है डिफरेंशिएट करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ये मिल्क प्रोडक्शन चालू कर देते हैं। तो जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनके मैमरी ग्लैंड्स डेवलप करने लगते हैं, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। और प्रेगनेंसी जैसे ही खत्म होती है ना, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ये मिल्क इजेक्शन करेगा। देखो प्रोलैक्टिन जो हमने हार्मोन पढ़ा था, वो मिल्क प्रोडक्शन कर रहा था, ये ऑक्सीटोसिन मिल्क का इजेक्शन करेगा, यानी अब मिल्क आनी चालू हो जाएगी, ठीक है। मिल्क ऑफ इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, लाइट येलो मिल्क होता है और ये आपके जो है एंटीबॉडी ए जो होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए रिच होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है समाप्त। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर नहीं यहाँ नहीं पूछना, आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। प्लीज डू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि ये चीज जितना ज्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा हेल्पफुल होगा सारे बच्चों के लिए, ठीक है। और ऑल्सो ट्राई करो कि सारे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सको, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू वांट टू आस्क आल्सो एनीथिंग, यू कैन कनेक्ट। और बाकी 11th स्टैंडर्ड का अगर कोई बैकअप रह गया है, अगर नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट रेडी है। अरे रे 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 मैंने ये क्यों चालू कर दिया, सॉरी। यहाँ पर हमारी पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। कुछ भी अगर मिस आउट किया है, 11th स्टैंडर्ड का कोई सेशन आपने नहीं देखा है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक पूरा प्लेलिस्ट रेडी है। 12th स्टैंडर्ड का भी मैं फिलहाल इसी प्लेलिस्ट में डालूंगी, आपका जो नीट 2024 के ही प्लेलिस्ट में। अगर आपको चाहिए कि मैं 11th का अलग से प्लेलिस्ट बनाऊं, 12th का अलग से प्लेलिस्ट बनाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। प्लस आपको नोट्स के पीडीएफ भी यहाँ पर मैं लिंक कर देती हूँ। यस, मैंने ऑलरेडी लिंक ट्री का उसमें लिंक डाला हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे ना लिंक ट्री के लिंक पर, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही लिंक पर। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द सेम लिंक, मैजिकल लिंक,
यस वो लिंक पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारे रिसोर्सेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं उसको यूज करें, कनेक्ट करें, पीडीएफ डाउनलोड करें। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे गाइस। कल मिलते हैं, कल नया चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर प्लीज आज कंप्लीट कर लेना, पढ़ लेना, एक बार एनसीईआरटी स्कैन कर लेना, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपके दिमाग के अंदर इतना तेजी से घुसेगा, दैट्स माय गारंटी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो which will be coming out tomorrow of reproductive health. Till then, ta-da, bye-bye, take care everyone.